हेलो। नमस्कार जी। क्या हो रहा है? ग्लोबल इवेंट वीक चल रहा है भाई। हाँ भैया, कल तो बहुत ही भयंकर हो गया। तो मतलब बांग्लादेश से लेके और अब ये देखो ईरान वगैरह, हाँ इसराइल मतलब कल के हमने लिए क्या थोड़ा होता ब्रीफली बांग्लादेश के बारे में बात करी थी। है। तो अभी नेक्स्ट, अभी वो तो खैर अभी चलेगा थोड़े दिन, बट आई थिंक नेक्स्ट जो हीटिंग हो रही है वो ईरान इराक, ईरान और इसराइल का हो इसराइल पे। रहा है मिडिल ईस्ट में। तो उसके बारे में थोड़ा आज बात करते हैं। हाँ, ईरान इसराइल बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हिस्टोरिकल देखा जाए तो दे यूज्ड टू बी सो क्लोज पर हाँ देख, वो उसकी एक्चुअली लोकेशन इतनी जियो स्ट्रैटेजिकली इतनी लोकेशन उसकी इतना वो है ना कि कुछ भी इम्पैक्ट होगा तो लोगों को बहुत फर्क पड़ेगा। एटलीस्ट अभी जो जब तक ऑयल डिपेंडेंसी है, ट्रेड डिपेंडेंसी है वहाँ पे, स्पेशली गल्फ ऑफ होर्मुज है कि कौन सा है वो, वहाँ पे जो है बिल्कुल ही वो एक छोटा सा है बिल्कुल, मतलब इसको अगर बंद कर दिया तो पूरा ट्रेड रुक जाएगा। रेड सी भी जो हाँ है, रेड सी भी जो है पूरा वैसा ही है। ट्रेडिंग के लिए बहुत ही वो मतलब बहुत सी कंट्रीज डिपेंडेंसी है। इवन अगर देखो। अरे पूरा मतलब ऑयल तो वहां से फ्लो हो ही रहा है, फिर ऊपर से तुम्हारा जो ये इस तरफ आ रहा है, इंडिया की तरफ ये सब सामान, वो तो वहीं से आ रहा है ना, वो सब हाँ, गल्फ सब चैनल तो वही है एक्चुअली। चैनल तो वही है, वो रेड सी वगैरह से। रेड अगर सी से दूसरी तरफ आता से आएंगे है। तो फिर उनको बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम लगेगा। टाइम वर्सेस कॉस्ट एवरीथिंग इज कॉस्ट वो एसोसिएटेड, सब तो बढ़ बहुत जाएगी मुश्किल ना। है। ठीक है, चलो अपने हम लोग का जो वो है प्रेजेंटेशन है उसको गो थ्रू करते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक व्यूअर्स को पसंद आएगा। गो थ्रू करते हैं। इसको जरा पीपीटी मोड में कर लीजिएगा प्रकाश। हाँ। तो पहले बात करेंगे जो है बेसिकली हम मतलब पूरा ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका क्या ग्लोबल रिpercussions रहेंगे, एंड इंडिया का रोल क्या रहेगा, इंडिया का इम्पैक्ट क्या रहेगा, तो इन्हीं सब पे बात करेंगे। हाँ। ये तो एजेंडा है ऐसे ही। तो इसमें बेसिकली बात करें तो जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स तो हैं ही मिडिल ईस्ट में। तो वो मतलब पहले ईरान इराक वॉर थी, फिर कुवैत थोड़ी देर दिन उबला था, और अभी तो ईरान इसराइल वो हुतीज और हिजबुल्लाह के चक्कर में जो प्रॉक्सी कर रखी है ईरान ने, हम्म। वो सब जो है बेसिकली आग में घी डाल रहे हैं ना। तो उसकी वजह से एग्जैक्टली। पूरा हम्म। वो रीजन बहुत हीटेड अप है। और अभी स्पेशली ये जो हमास का चीफ मारा है, उसको तो मतलब ईरान के अंदर, तो आई थिंक दैट इज अ बिग थिंग दैट इजराइल हैज डन। तो वो उसकी वजह से थोड़ा मतलब टेंशन्स इंक्रीज होने की चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर तुम ये देखो ना, ये जो शिलीट मिलिशिया क्या बोलते हैं, जो तुम्हारे शियाइट लेबनान शियाइट यमन। शिया है ना वो, शिया लोग है ना हाँ। वो। तो शियाइट हाँ वो। मिलिशिया बोलते हैं वहाँ सारे। हाँ वो लेबनान है, यमन है और कई इराक तो है। एक्चुअली सीरिया है। हमास है, जैसे हमास तो आई थिंक सुन्नी है, बट फिर भी ये हम लोग सपोर्ट सुन्नी से। करते हैं क्योंकि ये हाँ। बेसिकली इनका टेररिस्ट वगैरह से काफी मतलब बहुत नेटवर्क इनका मतलब ऐसा बहुत है। हाँ इनके तो बेसिकली हाल तो मतलब ठीक है नहीं। स्ट्रेट जो लुक्स लाइक कि लेबनान करेगा सपोर्ट ईरान को, यमन करेगा, इराक करेगा, सीरिया करेगा। और हाँ लेबनान में वो तो मिलिशिया अब के जो एलाइज की हिजबुल्ला बात खैर वगैरह हैं। बात करेंगे वो। हाँ, लेबनान मिलिशिया जो हैं तुम्हारे हिजबुल्ला वाले, हम्म। दे दे आर आल्सो पोजीशन टू प्ले ये द सब इनके प्रॉक्सीज है ना। different role in this, in all. I mean, that's why it looks like it's going to be war. और वो ईरान हमेशा कहता रहता है कि आई एम गोइंग टू अटैक राइट नाउ। मतलब मुझे पिछले एक वीक से बहुत तेज हो रहा है। एंड इसराइल भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा है कि आई मीन दे आर वेरी वेल ब्रेस्ड टू प्रिपेयर फॉर अटैक, राइट? तो वो भी प्रिपेयर है।
कुछ बातें हो रही हैं कि वो अब पहले से इसराइल भी अटैक कर सकता है, राइट? वो तो तो वो मुश्किल है। भी आई बातें थिंक हो रही इसराइल इज ऑलरेडी लाइक फाइटिंग द वॉर विद हमास ना, तो उनको टू फ्रंट वॉर नहीं करेंगे अपनी तरफ से। बट अगर वो ईरान मतलब अपनी तरफ से अगर कुछ करेगा तो देन दे अटैक। हाँ, मतलब इस तरह की बातें हो रही हैं, कुछ व्यूज आ रहे हैं आजकल, बड़ा हीटेड डिस्कशन चल रहा है। एनीवे, तो खैर इन सब चीजों से अपनी ग्लोबल स्टेबिलिटी तो एट रिस्क है, डेफिनेटली है। एक अभी एक वॉर शुरू हुई इतने दिन पहले अपना रशिया और यूक्रेन की में, वो अभी तक खत्म तो हुई नहीं है। एंड उसके ऊपर से एक और इसराइल है, होल वर्ल्ड उसमें इज भी चल ही रहा फोर्सिंग, है ना हमास का। तो काइंड ऑफ थर्ड अनरेस्ट ग्लोबली वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और प्रॉब्लम इसके साथ ही होगी ना, एक तो देखो कि जो हमास के साथ है ना, तो हमास तो एक्चुअली यू कैन से लोकलाइज्ड है इसराइल का। क्योंकि इसराइल जो है बेसिकली उन्होंने मतलब इनिशिएट किया था, तो दे अटैक्ड बैक। बट हम्म। ईरान के चक्कर में इट विल नॉट बी लोकलाइज्ड। तो ईरान के चक्कर में क्या होगा कि जैसा अभी कंट्रीज जो सही कई सारी न्यूट्रल हैं, वो हमास को मतलब सपोर्ट मतलब नहीं करती हैं, क्योंकि दैट इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एंड पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करती हैं। ईरान के केस में ऐसा नहीं होगा। ईरान के केस में कई सारे लोगों को मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, या तो सपोर्ट या करो या ना करो। तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम स्पेशली फॉर इंडिया, कि जहाँ पे इंडिया के मतलब ताल्लुकात जो हैं ईरान से भी अच्छे हैं और इसराइल से तो हैं ही। और फिर हाँ, इसराइल इसराइल को से फिर भी है, बेस पे ईरान से भी डालेंगे अच्छे हैं। तो फिर। हम्म। और इसका हम लोग हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे कि क्या कन्फ्लिक्टिंग सिनारियोज थे, क्योंकि पहले तो बड़े दे वर वेरी क्लोज, राइट? सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, तो इट विल सेट अ गुड टोन फॉर आवर डिस्कशन। अच्छा, तो इंटरेस्टिंग अपन चीज ये है कि शाह के टाइम पे इसराइल और ईरान के बड़े अच्छे संबंध थे। तो एग्जैक्टली, आई मीन यू आर टॉकिंग अबाउट 1979, लेट हाँ, 70s एरा की बात कर रहे हो 79 आप से तो। पहले मतलब 79 में तो ईरान रेवोल्यूशन हुआ था ना। हाँ, तो लेट सेवेंटीज कह रहा हूँ, मिड सेवेंटी और लेट सेवेंटीज के वो टाइम शाह से। के टाइम पे ना बेसिकली। हाँ, अब शाह बहुत लोगों को नाम नहीं पता होगा, दैट्स व्हाई टर्निंग ईयर ईरान में पार्ट। शाह लोग थे ना पहले, मतलब उनकी सल्तनत थी। हाँ, तो उनके खिलाफ फिर जो है खमीनी ने एंटी ये सल्तनत का पूरा मोर्चा उठाया था। एंड देन खुमेनी ने बेसिकली ये बनाया ना इस्लामिक स्टेट। तो जब से या इस्लामिक स्टेट बना है तब से मतलब बेसिकली ईरान हैज गॉन टू लाइक टू मच रेडिकलाइजेशन। राइट, वो रेडिकलाइजेशन ही रूट कॉज है होल इन सब चीजों का, बट स्टिल तो अगर देखें तो अपना मिड सेवेंटीज और लेट सेवेंटीज में तुम्हारा बहुत स्ट्रांग टाई अप हुआ करता था ईरान इसराइल का, हम्म। मैं कोऑपरेटिव, बड़े कोऑपरेटिव रिलेशनशिप थे, और उनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था इवन टू काउंटर अरब नेशनलिज्म, राइट, हाँ, और उसमें ये सोवियत का। इंटरेस्टिंग है ना, देखो कि अरब्स के साथ एक्चुअली इसराइल के साथ तो उनका बनती नहीं थी। अरब्स जो है बेसिकली फिर सारे ज़्यादातर सुन्नी है। एंड दे आर अगेंस्ट ईरान। तो ईरान का उनका ट्रेडिशनली मतलब हिस्टोरिकली बहुत अगेंस्ट रहे ना, हाँ, तो इसलिए ये तेरे दुश्मन दुश्मन मतलब मेरा दोस्त हो गए टाइप के हो गया था वो। हाँ, और सोवियत इन्फ्लुएंस था, तो बेसिकली इन लोग का जो स्ट्रेटेजिक अलायंस था टू काउंटर, हाँ मतलब सिक्योरिटी और डिफेंस फ्रंट पे, तो उसका रीजन था कि दे वांटेड टू काउंटर सोवियत अलायंस एंड अरब के इन्फ्लुएंस को। तो वो एक बिजनेस टाई अप अलग था। तो अब अब देखो कि ईरान ने इसराइल को सपोर्ट भी किया था जब वॉर हुई थी, राइट? तो ईरान ईरान वाज द फ्यू कंट्री जो पब्लिकली सपोर्टेड, हाँ। तो वो शायर है कि जो आप बात कर रहे हो। हम्म। लेकिन अगेन वहां पे एक चीज है, पॉइंट टू बी नोटेड, इन दिस दिस वाज बिफोर रेडिकलाइजेशन एरा। हाँ, वो बेसिकली 1979 से पहले की बात है। हाँ, तो लेट्स अब आगे में देखते हैं
कि पोस्ट रिवॉल्यूशन कैसे हॉस्टिलिटी हुई तो। एक्चुअली अगर ये रिजॉल्व हो जाए ना तो ये विन विन सिचुएशन है सबके लिए। बट प्रॉब्लम हाँ वही है कि ये जो पूरा 1979 के बाद जो इरान रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट हुआ ना रीजन में, दैट हैज हाँ, डिस्टेबलाइज्ड द होल रीजन। तो बेसिकली ये अपने खोमेनी आए और वो रेडिकल फोर्स का वहां पे कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ वहीं से। ये एंटी इजराइल इमोशंस और स्टांस जो है एंटी स्टार्ट हुआ। इसराइल एंड एंटी वेस्ट बेसिकली ना। हाँ, तो इसराइल का तो अब जैसे इसराइल को सपोर्ट है अमेरिका से, कहते हैं कि इट्स काइंड ऑफ कंट्री फॉर अमेरिकन एंड वो यूके तो बहुत अमेरिका सपोर्ट तो करता है। मतलब दैट इज लाइक हैंड इन ग्लव ना। तो हाँ, इसराइल को कुछ भी होगा दे डिफेंड दैट। एंड यूके भी बहुत सपोर्ट करता है हाँ वो इसराइल तो यूके तो खैर, फिर जो भी यूएस बोलेगा तो यूके करेगा ही। को। हाँ, तो अब ईरान का क्या है कि जितने भी एंटी इजराइल ग्रुप है उन सबको सपोर्ट करना चालू कर दिया, मतलब हिजबुल्लाह को बैक हाँ करना ये चालू कर हुतीज दिया, हमास हुतीज हिजबुल्लाह, फिर हमास को करना चालू कर दिया। इराक तो में मतलब पूरा इनका पूरा वो एंटी बेसिकली एक निगेटिव कैटलिस्ट की तरह हुआ, एंड डे बाय डे वो बिगड़ती चली गई सिचुएशन। मतलब हिस्टोरिकली राइट। तुम देखो ना, मतलब सारों से इनका पंगा रहा है। पहले इराक ईरान वॉर कितने सालों चली, फिर जब वो खत्म हुई तो अभी इन्होंने अभी इसराइल से चालू कर दिया। या तो आगे देखते हैं ना। फिर हाँ, एक और चीज थी, वेरी गुड पॉइंट हियर, न्यूक्लियर एम्बिशंस जो है एंड एस्केलेशन भी एक बहुत मेजर चीज थी। तो वही ना कि मतलब इनका एक्चुअली बहुत एनरिचमेंट बहुत तेजी से करने लगे हैं ये न्यूक्लियर उसका ना, तो यूरेनियम का। तो अगर उसको इन्होंने एनरिच करके प्लूटोनियम बना दिया तो फिर जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सबके लिए। तो बोल रहे हैं कि दे आर वेरी नियर, बट इसीलिए जो है इसराइल दे वांट टू स्ट्राइक देयर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज और उनके साइंटिस्ट को मरवाता है। तो दैट इज देयर होल थिंग। और ये जो है बेसिकली आई थिंक ओबामा के टाइम पे जो उन्होंने ईरान को थोड़ा ढील दी थी ना, कि भाई हम्म। न्यूक्लियर वो अग्रीमेंट कर दिया था, एंड देन दे अनफ्रोज ऑल द डॉलर्स। और ये फिर बाइडेन ने एक्चुअली फिर दोबारा वही किया, जो सारा जो ट्रम्प के टाइम पे फ्रीज किया था डॉलर्स, उसने अनफ्रीज कर दिया तो सारा उनको पैसे मिल गए। तो उनका पूरा उनके उनका कर रहे हैं वो कहते हैं वहाँ पे पूरा अनस्टेबिलिटी चल रही है उनकी। हाँ, और एक चीज अब देखो, एक बड़ा हिडन फॉर्म में होता है कि दैट्स वेल नोन कि ईरान ने जो कैपेबिलिटी बिल्ड कर ली है 90% जो है प्यूरिफिकेशन करने की ना, वो दे कैन प्यूरिफाई हैवी मेटल, ये अपना यूरेनियम एंड ऑल, राइट, 90% प्यूरिफाई कर लेते हैं। बट देर इज वन मोर थॉट प्रोसेस की सेइंग दे स्टिल नीड टू हैव मास्टर द प्रोसेस ऑफ वेपनाइजिंग द फ्यूल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द मिसाइल लॉन्ग टर्म। प्रॉब्लम वो है ना कि अभी इतना हाँ। वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी है। तुम अगर कोई रोग नेशन जैसे पाकिस्तान है, अगर वो हम्म। ईरान के साथ मिलके उनको दे देता है, कैपेबिलिटी बेच देता है, उनके पास वैसे ही पैसे नहीं है। तो अगर वो कैपेबिलिटी पहले बेच चुके हैं ये लोग, तो जब वो इनका साइंटिस्ट था, उसका क्या नाम था, भूल रहा हूँ मैं, जिसको मैंने बाद में जेल में भी डाला था, उनका न्यूक्लियर फादर ऑफ न्यूक्लियर हाँ, बोलते हैं ना उनको, पाकिस्तान के जो थे, हाँ हाँ हाँ, पाकिस्तान के। जो उनका में जैसे हमारे यहाँ वो भाभा थे, वो उस हिसाब से उधर थे, हाँ वो तो नाम वो भूल गया मैं मैं। भूल गया नाम क्या है उनके। हम्म। बट उन्होंने बेसिकली जे भेजा था। तो दे कैन ऑल्सो लाइक दे कैन अगेन सेल इट ना। तो कौन राइट। स्टॉप कर रहा है? तो दैट इज द रोगनेस ऑफ दोज नेशंस विल नॉट हैव एनी लाइक गुड इफेक्ट ऑन द रीजन ना, तो इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी उसकी वजह से। और मतलब ईरान पे खैर सैंक्शंस वगैरह लग गए थे लॉन्ग टाइम बैक, तो ड्यू टू दिस न्यूक्लियर एक्टिविटी, तो हम उसका कुछ ईरान को डिसएडवांटेज भी है कि इफ वी कंपेयर विद इजराइल, तो वो उनका टेक्नोलॉजी मिलिट्री कैपेबिलिटी अगर कंपेयर करो ना, तो इजराइल इज लिटिल लोअर साइड, लिटिल क्या एनफ लोअर साइड। आई मीन इजराइल के पास तो तुम्हारा वो अपना F-35 फाइटर जेट्स भी हैं, राइट।
इसराइल तो एंड बोलते हैं कि इट्स इज अ न्यूक्लियर कंट्री, वो बस उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। डिक्लेयर नहीं किया है वो, दे आर नॉट डिक्लेयरिंग इट, दे आर, आई थिंक दे आर वेरी मच इसराइल तो बहुत सोफिस्टिकेटेड है उस हिसाब से, बट ये कि देखो प्रॉब्लम ये है कि अ, जैसे बॉम्ब होता है ना, बॉम्ब अगर तुम फेंक दो, अब उसकी किलो कितना किलो टन का है उस पर डिपेंड करता है ना, बट वो है कि उसकी डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी तो उतनी ही रहती है ना। अब तुमने न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका या एटॉमिक बॉम्ब या जो भी मतलब नॉर्मल बॉम्ब फेंका, कितने टाइम तक वो डिस्ट्रक्टिव रहता है उस पर डिपेंड करता है ना। न्यूक्लियर तो कई सेंचुरीज तक रहेगा, और ये जो है हाँ तुम्हारा बट, बॉम्ब जो है लिमिटेड कैपेबिलिटीज होती है, तो उस पर बहुत डिपेंड करता है कि तुम क्या करते हो। और एक और चीज है कि देखो, ईरान के पास जो है ना डिफेंसिव आर्सेनल, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इन्होंने डेवलप कर रखा है, वही रशिया यूक्रेन उनका वॉर मिसाइल में। सिस्टम बहुत अच्छा है ना ईरान का। हाँ, बाय मिस्टेक उन्होंने एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट को 2020 में मार दिया था, तो यूक्रेन वाले, देन इट वाज वेरी हाईलाइटेड हो गया कि ये क्या हो रहा है। तो दे हैव कैपेबिलिटी एंड तो अभी साइबर वाइबर एक्टिविटी पे भी बात करेंगे, आगे चलते हैं। वो भी है। तो बेसिकली इनका आई थिंक विल हैव टू टॉक, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक एंड ह्यूमैनिटेरियन अप्रोचेस अगर इन द इवेंट ऑफ एस्केलेशन या फिर वॉर, फुल फ्लेज वॉर, या फिर दैट गोज इनटू वर्ल्ड वॉर 3। वो सब हम मतलब बेसिकली बात करेंगे। हाँ, अब इनका डायरेक्ट मिलिट्री एंगेजमेंट अगर होता है तो दो ही तरीके से अगर, हो सकता है ना, मतलब मिसाइल फेंकोगे या फिर साइबर अटैक। साइबर हाँ, अटैक भी बहुत मिसाइल एंड ज्यादा, एक्चुअली साइबर। बहुत ज्यादा हो गया है। अगर साइबर की बात करें, अगर देखो तो साइबर में आई थिंक बोथ आर वेरी वेल डेवलप्ड, राइट, हाँ एंड उनका साइबर कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट बराबर है, ईरान की इजराइल दोनों की हाँ, है, मतलब वही मोर देन ए साइबर डिकेड एक्चुअली। साइबर तो एक, मतलब ईरान भी बहुत हुआ है उस हिसाब से। हाँ, वो एक ईरान साइड से एक मैलवेयर शुरू हुआ था, स्टक्सनेट करके कुछ था नाम, मुझे इतना याद नहीं है, स्टक्सनेट करके। और वो जो कि तुम्हारा सस्पेक्टेड वो यूएस और इजराइल ऑपरेशन को पूरा वो इफेक्ट किया था उसने। तो ईरान जो है तुम्हारा साइबर ऑपरेशन के लिए बड़ा स्ट्रांग है, इजराइल तो है ही, इजराइल का तो सभी लोग जानते हैं। हम्म। तो अपना ये जो है ना, एक और हुआ था यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी पे, आई थिंक अप्रैल 11 के आसपास इन्होंने साइबर अटैक लॉन्च किया था ईरान ने, राइट। और वो काफी कुछ हैक कर लिया था यूएस डिफेंस का, और बहुत सारे कंप्यूटर गॉट क्रिपल डाउन। तो वो एक काफी इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट भी की है अपनी साइबर अटैक की कैपेबिलिटी। ये तो है। तो आई विल से कि साइबर वॉरफेयर पे दे आर इक्वल। हम्म। एंड प्रॉब्लम ये है कि इफ इट इज नॉट गोइंग टू हैपन बिटवीन इजराइल एंड ईरान, राइट। वो ईरान है तो वो अगर इसराइल पे करता है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू अटैक यूएस आल्सो, इट इज गोइंग टू अटैक पूरा करेगा ना यूके वो, तो जो भी आल्सो, उनको यूरोपियन सपोर्ट करेगा। आल्सो। हाँ, तो वो बहुत ट्रिकल डाउन करेगा, इट इज गोइंग टू हम्म। हैव अ मेजर वर्ल्ड इम्पैक्ट। ये तो है। फिर हमने थोड़ी बहुत प्रॉक्सी वॉरफेयर के बारे में बात करी थी। हिजबुल्लाह को बेसिकली ये सपोर्ट करते हैं ईरान वाले, और हाँ, हाँ, हुतीज को करते हैं उस रीजन में। हुतीज ने बहुत मतलब प्रॉब्लम भी कर रखी है वहाँ पे। तो मतलब उसकी वजह से पूरा रीजन, मतलब हिजबुल्लाह ने तो पूरा लेबनान में प्रॉब्लम कर रखी है, और फिर जो है हुतीज ने पूरा वो रीजन में कर रखी है। वो पायरेसी वगैरह में मतलब बहुत उनका इन्वॉल्वमेंट है। बहुत ज्यादा है इनका, हाँ। और सीरिया साइड में भी इनका है, मतलब अगर तुम देखो तो सीरिया साइड का भी ईरान का इन्फ्लुएंस है। हाँ, सीरिया में और पूरा बसर वो असाद जो है, बसर असाद, उसको पूरा उन्होंने सपोर्ट किया हुआ ना। हाँ, तो इन सब के जो है जितने भी प्रॉक्सीज, ईरान की प्रॉक्सीज इन्फ्लुएंस जो है, मतलब ना, पैलेस्टीन में हमास को तो करते ही हैं ये लोग। करते ही हैं, तो वेस्टर्न रीजन में इनका बड़ा इन्फ्लुएंस है।
हम्म। तो all all these are the cause for our global war and or disturbances. अच्छा, इससे So इंटरेस्टिंग it's ये है कि इसराइल के भी काउंटर प्रॉक्सीज हैं वहाँ पे कर्डिश रीजन में जो इराक की है ना। तो ये बेसिकली बोलते हैं कि दिस इज लाइक सपोर्टिंग द कर्ड्स इन इराक। कर्ड्स इज अ माइनॉरिटी ग्रुप ना वहाँ पे। हाँ, तो तो दैट्स वेरी ट्रू, बट लेकिन अगर मे बी इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि कर्डिश जो इन्फ्लुएंस है इसराइल का, और ये ईरान का तुम्हारा हिजबुल्लाह पैलेस्टीनियन और ये सब और मिला के, अपना सीरिया वेरिया ये सब मिला के, राइट। तो देखोगे ये ईरान हैज अ मेजर इन्फ्लुएंस, अमन मेजर कंपेयर मतलब करोगे। वो नेगेटिव में तो हाँ, ईरान इज लाइक मोर देन इसराइल। माय थॉट प्रोसेस है कि डैमेज पार्ट में, हाँ राइट, वही तो ना ईरान। नेगेटिव हाँ, जो हाँ, नेगेटिव में कोनोटेशंस है वो ना। ईरान कैन डू मच डैमेज हाँ इन दिस आस्पेक्ट। ये तो है। तो एक गुड, दिस इज नॉट अ गुड सिनारियो, दैट्स हम्म। अनदर नीड टू बी सॉल्व्ड आउट। चलो आगे इसको देखते हैं। न्यूक्लियर थ्रेट्स की थोड़ी बात करी थी, बट उसमें सबसे बड़ी चीज जो है एस्केलेशन रिस्क रहेगा। और फिर हम्म। अगर हो गया तो फिर उसको तुम कैसे कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करोगे। एंड देयर विल बी लाइक इंटरनेशनल इंटरवेंशन जो वर्ल्ड मतलब पूरा वेस्ट इंडिया वगैरह करेगा। तो वही मतलब उसमें थोड़ा स्ट्रैटेजिक और ह्यूमैनिटेरियन अप्रोचेस जो हैं बेसिकली देखनी पड़ेंगी इनको। या। तो लेट्स टॉक अबाउट ग्लोबल रिpercussions फर्स्ट। हम्म। तो तो ग्लोब हाँ, गो अहेड, सॉरी। कोई बोल बोल दैट्स फाइन। तो ग्लोबल रिपरकशन में इट्स वेल नोन, पूरे होल ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, क्योंकि हाँ चैनल ही वही है, इट्स वो नॉट ओनली इंडिया। वो तो है। और जब तुम्हारी ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है और वो रेड चैनल सी का वो गड़बड़ होगा, तो तुम्हारा मार्केट में भी वॉलेटिलिटी रहेगी, ये इट्स डबल नॉट एज गोइंग। है ना बेसिकली। तो देखो तो ईरान इज वन ऑफ द बिग सपोर्टर लाइक एक्सपोर्टर्स ऑफ ऑयल ना। और मतलब जो भी अभी भी लिमिटेड है पर फिर भी मतलब उनका ऑयल तो मेन है। और फिर जो दूसरा ये सऊदी यूएई जितना भी है कुवैत वगैरह ईरान इराक वगैरह जो करते हैं एक्सपोर्ट। हम्म। अगर ईरान ने उनको अटैक कर दिया उनकी कैपेबिलिटीज को अटैक कर दिया तो रिफाइनरीज को अटैक कर दिया तो दैल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम इन दी वर्ल्ड। क्योंकि राइट। सबको और फिर स्पेशली वेनेजुला पे भी इस समय सैंक्शंस हैं। रशिया पे सैंक्शंस हैं। जो सब मतलब ऑयल प्रोड्यूसिंग जो मतलब इनको काउंटर कर सकते हैं उनमें सब सैंक्शंस है ना। तुम मतलब लिमिटेड तेल ही ले सकते हो उनमें से। रशिया का तो बेसिकली तुम लिमिटेड ले सकते हो। वेनेजुला में तो अभी उन्होंने थोड़ा बहुत अलाउ किया है बट अगेन वो मडूरो के चक्कर में वहाँ पे सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो राइट। बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट है एक्चुअली। इस समय बहुत वोलेटाइल है ऑयल ऑयल का हाँ, सप्लाई में। मतलब एक मेजर डेंट तो आई ऑलरेडी यूक्रेन और रशिया के उससे आया हुआ है, और इसके ऊपर अगर ये हो जाएगा तो इट्स गोइंग टू बी डिजास्टर एक्चुअली। तो सबको मिलके इसको रिजॉल्व करना चाहिए। हम्म। फिर जियो रियलाइनमेंट पॉलिटिकल ऑफ शिफ्ट हुई फोर्सेस है। होंगी बेसिकली जो हम्म। पॉलिटिकल शिफ्ट जो बात करते हैं हम। इसमें एक 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 इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि हाउ अरब कंट्री ऑब्वियसली ईरान को सपोर्ट करेंगी, नहीं बट नहीं आई डोंट थिंक सो। लाइक देखो अरब्स में स्पेशली सऊदी अरेबिया जो है ना दे आर वेरी वॉरी ऑफ ईरान। तो दे हाँ, मे नॉट डायरेक्टली सपोर्ट इसराइल बट टैसिटली दे विल सपोर्ट इसराइल। हाँ, तो वही सऊदी अरेबिया का स्टांस जो है, क्योंकि सऊदी अरेबिया अभी विद न्यू लीडरशिप और किंगडम, क्या जो भी कह लो, दे आर वेरी प्रोफेशनली हैंडल बिजनेस माइंडेड कंट्री हो चुकी है, विच इज वेरी गुड। तो वो एस्पेक्ट इंटरेस्टिंग होगा देखने का। अब रीजनल एस्पेक्ट जो है, सॉरी, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट, तो वॉर होगी तो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज तो बहुत ज्यादा हैं। ऑलरेडी मतलब वो पैलेस्टीन तुम देखो तो वो पूरा वहाँ पे रीजन इज लाइक अनस्टेबल ना। वो इतना ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उधर। इतने सारे लोग डिस्प्लेस हो गए हैं और अगर कुछ और हो गया तो दैट विल बी लाइक टू मच फॉर द रीजन। पूरा डिब्रिस दिखता है कभी भी न्यूज चैनल वगैरह पे अरे जो बहुत दिखाते बुरा हैं। हाल हो गया यार। पर इट्स उन्हें नॉट, मटिया मेट कर दिया उधर।
मुझे तो लगता ही नहीं वहाँ कोई जिंदा बचा है क्या है, और अगर कितने लोग बचा भी मार है दिए तो उन्होंने, प्रॉपर मतलब क्या होगा। वही तो, इसीलिए तो इसराइल की लोग भत्सना कर रहे हैं इस समय। हाँ तो बट उनके अलग रीजन है यार, मतलब वो हरकतें भी तो कुछ क्या है, बट तो देखो क्या होता प्रॉब्लम है ये है कि ना कि इसराइल अगर छोड़ भी दे, इनका बेसिक जो वो है माइंडसेट है ना, कि ये लोग टू नेशन थ्योरी में, मतलब चलो टू नेशन मतलब जैसे इंडिया और पाकिस्तान में टू नेशन है ना, तो एटलीस्ट टू नेशन थ्योरी तो है कि भाई तुम सेपरेटली रह लो। हाँ मतलब सही गलत जो है डिफरेंट है, मतलब बेसिकली हिंदू मुस्लिम नहीं सह सकते, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे क्या है कि दे डोंट इवन रिकग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ इसराइल। They want to ये नहीं like देखना चाहते। remove Israel from the face of earth. So that is हाँ the main cause of मेन, worry for Israel. अब वो रेडिकलिज्म इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि उसका कोई इलाज नहीं है। वही प्रॉब्लम उधर ही है, मतलब तुम अगर बहुत बोलो टू स्टेट सोल्यूशन भी करो अगर, तो टू स्टेट तुम नहीं करोगे, होगा दे यार, डोंट वो मे रिकग्नाइज भी इजराइल। 6 महीने के लिए, शायद 6 मंथ्स 7 मंथ्स, मैक्सिमम 1 ईयर सीज फायर होगी तो अगेन चालू हो जाएगा। वही चक्कर है। अब अब ह्यूमन बॉम्बिंग वॉम्बिंग सब, वो सब भी बड़े ड्रामे हैं यार, व्हाट टू से। तो बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट सबको पता ही है। हम्म। अच्छा, अगर इवेंट ऑफ लाइक अगर वॉर हो गई तो लेट्स टॉक अबाउट द पोटेंशियल एलाइज आल्सो फॉर बोथ ऑफ देम। हाँ। ईरान की बात करें अगर, तो ईरान का तो मतलब बेसिकली जो इस समय रोग नेशंस जो है ना, बेसिकली तुम बोलोगे तो इस तरह से तो रशिया है, चाइना है, और हिजबुल्ला जो मिलिटेंट्स है। बेसिकली चाइना ने तो बेसिकली इंस्टेबिलिटी फैलाई रखी है ना पूरा। और उन्होंने भी जो है रशिया को भी सपोर्ट कर रखा है सारा, तुमने मतलब अपने बिजनेस इंटरेस्ट या जो भी अपने इंटरेस्ट आगे करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब गंद फैलाई हुई है एक्चुअली वर्ल्ड में। और रशिया तो कर ही रहा है, मतलब ईरान को सपोर्ट करता ही है। तो दीज वुड बी टू वेरी स्ट्रॉन्ग एलाइज ऑफ रशिया और चाइना। और ये हिजबुल्ला और ये जो बाकी प्रॉक्सीज हैं इसकी, वो दे विल आल्सो सपोर्ट ईरान टू मच। एक एक एस्पेक्ट है कि जैसे मान लो अगर वॉर हो जाती है, तो ऑब्वियसली पूरा यूरोपियन कंट्री और तुम्हारा यूएस एंड ऑल इसराइल को सपोर्ट करेंगे। तो अगर सैंक्शन वैंक्शन चाइना पे लगने लगाना, तो अगर दैट विल सैंक्शन बी, लग गया ना चाइना तो खत्म है फिर। हाँ तो दैट विल बी, खाली सैंक्शन के डायलॉग अगर शुरू हो गया सीरियस नोट पे, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग वॉच आइटम कि हाउ चाइना इज गोइंग टू बिहेव। मेरे को लगता है चाइना इज अ वेरी काइंड ऑफ, जैसे बिहेव करता है बट स्लाई वे में बिहेव करता है, तो उसका सारे अपना वे में कोई करता है एक्चुअली, ये इंस्टेंस नहीं। जी के चक्कर में ना, जी ने पागल कर रखा सबको। उसका पर्सनल हाँ एम्बिशंस हैं कि मतलब मैं अपना पुराना जो एम्पायर था, चाइनीज एम्पायर, उसके ही तरह करूंगा। तो पुराने जो उन्होंने, जैसे इंडिया में भी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि तिब्बत वगैरह कभी, ये जम्मू कश्मीर कभी बीच में कुछ टाइम के लिए चाइना के पास था, अरुणाचल हाँ प्रदेश वगैरह। तो इसलिए वो जो है पूरा अपना हिस्टोरिकल किंगडम को समझते हैं, ये नहीं समझ रहे या, कि जो करंट है उसको करो। वियतनाम वियतनाम वगैरह में, ये सब में, साउथ चाइना सी में, पर सारी जगह इन्होंने मतलब प्रॉब्लम कर रखी है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर चाइना यू टर्न ले ले इस अलायंस में, अगर वॉर वॉर की सिचुएशन आती है तो। नहीं, बट पता दैट्स माय नहीं, पर्सनल टॉक। दे सपोर्ट ईरान मोस्टली लेके। हाँ तो देखते हैं, मतलब वो अच्छा टीम होगा अपना। अब इसराइल का पूरा यूरोपियन है, यूनाइटेड स्टेट है, गल्फ स्टेट है, राइट। गल्फ स्टेट्स इंडिया किधर मोस्टली आई बैठेगा? थिंक दे सपोर्ट टैसिटली, डायरेक्टली ना करें अगर, तो टैसिटली तो करेंगे ही। इंडिया किधर बैठेगा? इंडिया का एक्चुअली इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इंडिया के नॉट सपोर्ट इसराइल डायरेक्टली एंड ईरान ऑल्सो डायरेक्टली, बिकॉज जो है इनको अपना मुस्लिम तुष्टिकरण करना है थोड़ा बहुत, तो अपीजमेंट तो करना ही है ना। और फिर जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स के और वेस्ट के खिलाफ भी नहीं जा सकते, तो ये ईरान को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आई थिंक मोस्टली इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी इंडिया के लिए। इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होगी। देखो अगर अलायंसेस की बात की जाए तो, राइट, जो करंट सिचुएशन है इकोनॉमिक, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन कह लो, सबसे वर्ल्ड पावर बैलेंस कह लो, दे हैज टू बी टुवर्ड्स इजराइल साइड, राइट। इसराइल की साइड, और सबसे बड़ी चीज होगी पता है, अगर अगर तो ये लोकलाइज रहा ईरान और इसराइल में, इट विल बी स्टिल बी ओके फॉर इंडिया, मतलब मैनेज कर लेगा किसी तरह, जैसे हाँ वो पैलेस्टीन में कर न्यूट्रल रहा है। करके, जैसे बट अगर यूक्रेन वो, रशिया में कर रहा है।
अगर वो एस्केलेट हुआ एंड यूनाइटेड स्टेट्स गेट्स इन्वॉल्व, देन इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम। क्योंकि तब क्या होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स को, यूएस की आर्मी को, सबको उसको लॉजिस्टिकल प्रेजेंस चाहिए होगी वहां पे, उसको लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए होगा। एंड वहां पे लॉजिस्टिकल सबसे सपोर्ट होगा, अंडमान ह्यूमन वगैरह सपोर्ट सबके चाहिए। चक्कर में, इंडियन ओशन में तो इंडिया तो सबसे बड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइडर है ही ना। तो अगर इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया यूएस को, तो उसके में फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब वो एक तो मतलब और। इंडिया फिर न्यूट्रल नहीं रह पाएगा फिर उसका ये। हाँ, दे विल हैव टू सपोर्ट इसराइल और वेस्ट को। दे विल हैव टू, मतलब न्यूट्रल नहीं रह पाएंगे वो, मुझे लगता है। देखो अभी क्या होता है, बट बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वही अब बात करते हैं, खैर, इम्पैक्ट ऑफ इंडिया, इंडियन इंडिया। हम्म। तो ऑयल इंडिपेंडेंसी और ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मतलब जैसे लोगों के लिए है, वैसे इंडिया में भी सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा। और हाँ, क्योंकि ये तो इंडिया ग्लोबल का फिनोमिना होगा ऑयल का, और ऑयल की वजह से ट्रेड एंड पूरा इन्वेस्टमेंट वो सब। रूट जो है ना ट्रेड का, तो इंडिया से वहीं से आता है ना। हाँ, और ये जो प्रॉब्लम ये होगा ना कि इंडिया का जो इकोनॉमी है, अभी स्पेशली जो कोविड के बाद इतना शॉक, पता नहीं सह पाएंगे कि नहीं सह पाएंगे, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगा इंडिया के लिए। ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, मतलब मुझे लगता है मतलब खैर, ग्लोबल। हम तो इम्पैक्ट ऑफ इंडिया बोल रहे हैं। हाँ, मतलब ये हम ग्लोबली है। बाकी से तो, मतलब इतना पाकिस्तान वाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है उससे? हाँ। तो तो ये जो अब बेसिकली स्ट्रैटेजिक। हाँ, डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजिक। बैलेंसिंग एक्ट होगा ना, जो बेसिकली वो और वो मतलब वो अभी हम बात कर ही रहे थे 2 मिनट पहले कि इट इज हार्ड टू इमेजिन और परसीव कि हाउ इंडिया इज गोइंग टू हैंडल इट। हाँ, बहुत तो इंटरेस्टिंग है। वो एक नहीं है, या तो मतलब क्या है कि एकदम एकदम स्टैंड करके खड़ा होना का, नो वी आर विद इजराइल एंड यूएस ऑपरेशन, राइट। तो उसमें आपको अपने को डिक्लेयर करना पड़ेगा, वो इंडिया की कभी हिस्टोरिकली इस तरह की पॉलिसीज रही नहीं है। हम्म। तो अपना पूरा स्टांस चेंज करना पड़ेगा, और आई डोंट नो उसका क्या है, कुछ थॉट प्रोसेस चल रहा होगा, हर कंट्री अपना। कर ही रहे होंगे, हाँ। सही हाँ, बात। ऐसा नहीं है, इस पे वर्क चल रहा हो। ये तो है। अब एनर्जी सिक्योरिटी, तो अब ड्यू टू ड्यू टू पेट्रोलियम प्राइसेस की हम बात करेंगे यहाँ पे, राइट। अगर वॉर सिचुएशन हुई तो मुझे लगता है कि ग्लोबली वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, नहीं, ये क्रैश हो जाएगा मामला। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तो यार। हम सब बात करते हैं कि ये रिन्यूएबल सबके एनर्जी लिए, है, एक्चुअली ये यूएस है, के लिए वो भी है। प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ। हर ग्लोबल होगा वो। ग्लोबल हम में बहुत प्रिपेयर नहीं मुश्किल हो है, जाएगी सबके लिए। हम प्रिपेयर नहीं है, नीदर वी हैव कैपेबिलिटी, वी मींस होल वर्ल्ड डजंट हैव कैपेबिलिटी टू स्केल अप, लाइक किस कैसे इसको हैंडल करोगे अगर मान लो तुम्हारी फ्यूल सप्लाई खत्म हो गई, राइट, और डिस्टर्ब हो गई, राइट, तो यू डोंट हैव सो मच कैपेबिलिटी टू स्केल अप तो इनको बेसिकली सोलर। फिर डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। दे हैव टू लुक एट ऑल्टरनेट्स। ऑयल का ऑल्टरनेट उनको देखना पड़ेगा, मतलब नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में एटलीस्ट इनको डिपेंडेंसी ऑयल पे ना खत्म करनी चाहिए अपनी। अल्टरनेट तो है अपना, तुम्हारा सोलर है, और वही सब है क्या ना, नाम तो है। वो उन पे मतलब तवज्जो दो ना ज्यादा। बट स्केलिंग अप इज वेरी स्केलिंग डिफिकल्ट, वही राइट, इन ना, सब चीजें। प्रॉब्लम तो वही है ना, स्केल। तो वही, हाँ, तो वो आई डोंट थिंक सो होल वर्ल्ड इज वेल प्रिपेयर्ड। और इट इज गोइंग उसका फिर, वॉर से ज्यादा सिचुएशन खतरनाक तो लग रही है ये कि एनर्जी एस्पेक्ट पे हाँ, पूरा क्योंकि क्रैश उस पे करेगा फिर वो। अगर ये उससे हट भी जाते हैं ना, तो ये उसका इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी बहुत हैं फिर। कि भाई, हाँ, मतलब जो तुम बोलते हो क्लाइमेट चेंज, वो भी, उससे भी बहुत प्रॉब्लम, मतलब सोल्यूशन काफी हो जाएंगे उसके। राइट। हाँ, अब ये है इंटरेस्टिंग मतलब क्या, आंसर इज यस। मतलब पता नहीं, मतलब इट डिपेंड्स। आंसर देखो, आंसर इज यस इफ अटैक हैपेंस, तो अटैक अटैक इज अटैक वेरी ऑन वेग टर्म। इजराइल हैपेंस। हाँ, अटैक इज वेरी वेग टर्म। तो इन दोनों कंट्री के बीच में अटैक हियर एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चल रहा है, 10-20 साल से इधर उधर चल रहा है।
राइट। डायरेक्ट लेकिन जो अटैक अगर हो प्रॉपर गया, अटैक होता है इसराइल पे, अगर अटैक इसने देन किया, यूएस अभी विल गेट ड्रोन वोन इन्वॉल्व। का किया उन्होंने तो वो सब चलो हो गया, हैंडल हो गया। बट अगर वो मिसाइल पिसाइल मारना चालू कर दिया ना इन्होंने, मतलब वो जो प्रॉपर वॉर अटैक होता है, तो इसराइल का जो हिस्टोरिकल इंस्टेंस रहा है, दे आर वेरी हार्ड। उनके लिए नेशन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है उनका, सही बात। वो ना जैसे वहां पे किया गाजा वाजा एरिया पे, वो वैसा ऑपरेशन चालू कर देंगे, देन दैट्स गोइंग टू हैपन इन अ वेरी डिफरेंट वे। तो वो चीज अगर हुई तो डेफिनेटली इट विल बी वर्ल्ड वॉर 3। एक्नॉलेज इसको करो या ना करो वो एज ए वर्ल्ड वॉर 3, बट क्योंकि इट विल देखो, बी। एक ओनली डिफरेंस इज लाइक रशिया इज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन यूक्रेन वॉर। हम्म। तो रशिया जो है टू फ्रंट वॉर तो मोस्टली नहीं करेगा। तो आई थिंक उस टाइप से शायद उतना स्केल नहीं होगा। अगर वर्ल्ड वॉर तभी होगा अगर रशिया भी कूद जाए और चाइना भी कूद जाए। आई थिंक देन इट विल बी अ वर्ल्ड वॉर। बाकी अगर यूएस अटैक करता है इसराइल के सपोर्ट के लिए, देन इट मे बी स्टिल अ वेरी रीजनल थिंग। आई थिंक चाइना और रशिया का वेरी क्रूशल रहेगा इसमें। देखो चाइना तो कूदने से रहा, चाइना चाइना तो मुश्किल चाइना है, मतलब वही हाँ। है वो तो। मैं थोड़ा सा अपने आई वॉज कंट्रोलिंग माई, मतलब आई वॉज बाइटिंग माई टंग, बट लेट मी ओपन इट अप। तो चाइना का मेरे थॉट में इट बिहेव्स लाइक अ रैट। ये तो है। तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, बट उनको बात चलो, सही तो है क्या। इट ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ रैट। सो चाइना खुद से कुछ नहीं करने वाला, मे बी वो सप्लाई कर देगा, ये कर देगा, पीछे से पैसे दे देगा, इस तरह की हरकतें करता है। रशिया, एज यू सेड, दैट्स नहीं, वेरी वो एक वैलिड चीज, पॉइंट मतलब कि वो एक ही प्रॉब्लम है। वो सब ठीक है तुम्हारी बात, बट वो अगर उसने ताइवान को अटैक कर दिया ना उस दोपहर में, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि क्या होगा कि ये लोग सोचेंगे कि पूरा वर्ल्ड जो है इसराइल पे अभी फोकस्ड है, मैं ताइवान में कर देता हूँ। नहीं करने वाला। नहीं कर सकता है यार, जी पागल टाइप का है, मतलब ही इज लाइक अ वेरी, बहुत ही ज्यादा डिक्टेटर टाइप का आदमी है वो, उसको कुछ भी कर सकता है। वो पब्लिक इमेज है, करना होता तो बहुत पहले कर देता है यार वो। मुझे लगता है कि वो, पता नहीं, मतलब अब डिपेंड्स, हाँ वो उसमें कुछ ये कर है सकता कि है। होल वर्ल्ड इज बिजी फॉर दिस इजराइल एंड ईरान वॉर। वॉर इफ हैपन, वो पीछे से स्लाई वे में अपना फायदे के लिए ताइवान, हाँ वो कर सकता है। यू आर राइट, यू आर राइट। वही जो है, मतलब क्योंकि फिर उसको कैपेबिलिटी वगैरह सब उसकी कम हो जाएगी ना बाकियों की। दे विल बी हम्म। फोकस्ड ऑन इसराइल, तो वो ताइवान पे अटैक कर सकता है, एंड देन दैट कुड एस्केलेट थिंग्स। फिर तो एक मेजर लेवल की अलग अलग कहानी हो जाएगी। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो गई। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट स्केल डिपेंडेंसी जब पोटेंशियल फॉर एस्केलेशन में जब होता है कि इन, कैसे कॉन्फ्लिक्ट स्केल तो होना ही होना है अगर हो गया चीज, राइट। मेरा वही डिपेंड करता है कि जैसे उस समय क्या हालात हैं। अगर जैसे रशिया और यूक्रेन रिजॉल्व हो गया तब तक, एंड देन रशिया के पास पूरा फिर असला आ गया, तो देन दे कैन सपोर्ट डायरेक्टली ईरान को और ज्यादा ना। तो देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम। और फिर नहीं चाइना का अब आप रोल बहुत देखो, इम्पोर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट स्केल डिपेंडेंसी तो है ही, राइट, कि कॉन्फ्लिक्ट की एस्केलेशन डिपेंड करेगी कि सिचुएशन क्या है। और जब एस्केलेशन हो गया तो तुम्हारा ग्लोबल ग्लोबल पावर्स का रोल क्या होगा, राइट। हम हम्म। अलायंसेस वगैरह में हम बात कर ही रहे थे कि पूरा किस तरह ये जाएगा। गोइंग टू बी वेरी chaotic एंड हम्म, डेंजरस सिचुएशन। ये तो है। हाँ, तो चलो अब इंडिया इंडिया क्या कर सकता है पीस आउट के लिए। इंडिया का रोल क्या होगा पीस एफर्ट में। आई थिंक इंडिया इस रोल को निभाना भी चाहेगा, क्योंकि वो डिप्लोमेटिकली इंडिया का जो स्टैंड रहा है, न्यूट्रल रहने का रहा है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करनी चाहिए, करेगा, कर ही रहा है। तो अपना कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की प्रोएक्टिव मेजर्स क्या करने चाहिए, राइट। हाउ टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ सिचुएशन। और इंटरनेशनल मीडिएशन की भी बात की इंडिया प्ले कर सकता है यहाँ पे। तो
इवन सऊदी भी इसी बात को लेके बोल रहा है। अगर तुम देखो तो सऊदी भी इसी लाइन पे है, बट चक्कर क्या है कि सब कुछ डिपेंड करता है हाउ ईरान इज गोइंग टू बिहेव। वही चक्कर है ना, किसी को पता नहीं ना कि ईरान का क्या हाँ, चक्कर रहेगा। और प्रॉब्लम वही रेडिकलिज्म है में सबसे बड़ी। थोड़ा सा लॉजिक तो गायब हो जाता है, तो वो वही है। प्रॉब्लम वो है। रीजनल इम्पैक्ट तो क्या है कि उस रीजन का मतलब ऐसी की तैसी तो पहले हो चुकी है वो और हाँ, खत्म हो जाएगा। और वो हाउथीज और ये सब जो है ना, बहुत ज्यादा इन्होंने एक्चुअली कर दिया है। तो रीजन में कुछ बचा तो है नहीं। तो अब डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव वही है कि मीडिएशन करना पड़ेगा, निगोशिएशन करना पड़ेगा। बट वो विन। यूएस तो आजकल डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स में विश्वास ही नहीं कर रहा ना, वो तो सिर्फ वॉर पे जा रहा सीधे। यूएस ना, तुम देखो तो ये दो यूएस साल का। से ज्यादा यूक्रेन की वॉर हो गई, इसराइल की वॉर भी हाँ, 1 साल हो गई करीब, कोई भी पीस हाँ, एफर्ट यूएस ने नहीं किया मतलब। नहीं किया। सेम चीज ट्रम्प भी बोलते हैं यहाँ पे इलेक्शन में कि मैं होता तो वो होता ही वो तो नहीं। खैर कितना करते हैं, बट बात अलग है। बट ये है हाँ, कि बट दैट्स ट्रू, यूएस का व्हाट स्टैंड ही जो सेइंग है इज राइट मतलब, बट ये है कि उसका खैर कैपेबिलिटी कितनी है वो तो डिफरेंट है बात। हाँ, तो यूएस का स्टांस रहा नहीं है मीडिएशन में नाउडेज। अब ये इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में ये सिचुएशन तो पहली बात भगवान करे आए ना। हाँ तो अब आएगी तो खैर इन सब मामलों में तो ह्यूमन असिस्टेंस हो ही इंडिया जाती मतलब है। आगे रहेगा वैसे, मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में हाँ, तो इंडिया रहता है आगे। इकोनॉमिक में मैं पता नहीं कितना पैसा दे पाएंगे ये लोग, बट मतलब ह्यूमैनिटेरियन में फूड वगैरह तो मतलब देते ही हैं लोग, तो उस हिसाब हाँ, से तो फूड इंडिया क्लॉथ मदद वगैरह करेगा ही। वो सब दे देते हैं। वो तो खैर सभी कंट्री को करना चाहिए। हम्म। तो वो सब तो रहेगा। ये एक्चुअली इंडिया का बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। जो ये दे हैव टू एक्चुअली स्ट्रेंथन देयर रीजनल अलायंसेस। तो जो भी मतलब अरब वर्ल्ड के साथ है, इंडिया को मतलब अपने अलायंसेस स्ट्रेंथन करने चाहिए। यूएई के साथ इनके अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, या सऊदी अरेबिया के साथ हैं, ओमान वगैरह के साथ। बट ये एक सबसे बड़ी जो चुनौती आएगी ना इंडिया के पास, जो मेंटेन रिलेशंस विद ईरान एंड मेंटेन रिलेशंस विद इसराइल, ये जो बेसिकली पल रहा है, मतलब किस तरफ बैठता है वो समझ में नहीं आएगा। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि इंडिया किसको सपोर्ट करेगा। मोस्टली आई थिंक इसराइल की तरफ थोड़ा भारी रहेगा इसराइल मुझे की तरफ लगता ही है। जाएगा यार। वो एक इंस्टेंस लेना पड़ेगा, और देखो वो फिर वो ओवरऑल इंडिया के स्टैंस, इंडिया की ग्लोबली स्टैंस की इमेज को भी चेंज करने वाला, अगर ये सिचुएशन आई तो। इंडिया को एक्चुअली करना पड़ेगा मतलब यूएस को डायरेक्ट सपोर्ट। और ये सिर्फ ईरान इसराइल पे नहीं, इसका इम्पैक्ट इंडिया के रिलेशन विद रशिया से भी होने वाला। हाँ, नहीं वो तो डेफिनेटली है। देखो तो लॉन्ग टर्म में वो क्या होना है, यू टॉक्ड वेरी राइटली कि भाई रशिया जो है ना विल बिकम अ वैसल स्टेट ऑफ चाइना। मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में इंडिया रशिया से उनको नाता तोड़ के अपना वेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा मतलब एलाई करना पड़ेगा, तभी उनको फायदा हाँ, होगा। मतलब जो जिस तरह की सिचुएशन हो रही है अभी तक, जैसे इफ रशिया रशिया यूक्रेन की वॉर की अगर बात करूँ तो इंडिया जो है ना वो कहता है ऐसे 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 करके बैलेंस कर नहीं वो दो। चलेगा नहीं वो। वो चलने वाला नहीं है। तो वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। आई डोंट नो हम्म, उसका आउटकम क्या होगा, बट अगेन लेट्स नॉट होप एंड लेट्स प्रे दिस सिचुएशन नेवर कम। आई एम नॉट ये तो सेइंग बात फॉर सही इंडिया है। ओनली, बट ग्लोबली इट्स नॉट, इट शुड नॉट बी। अब देखो पब्लिक डिप्लोमेसी जो है ना, इट्स हार्ड टू प्रेडिक्ट नाउ। तो कैसे होगा वो डिपेंड करता है कि कितनी वर्स्ट सिचुएशन होगी और इंडिया का स्टांस क्या होगा उसके हिसाब से। तो ये है कि बट ये मतलब कि ये। थोड़ा सॉफ्ट पावर अगर इंडिया अपना मतलब यूज करता है, डायस्पोरा वगैरह के यूज करके, आई थिंक थोड़ा सा बेटर इंडिया प्लेस्ड है रेजोल्यूशन के लिए। बट इंडिया हैज टू एक्ट, मतलब बेसिकली साइड लाइन
साइड में बैठने से कुछ नहीं होने वाला कि मैम न्यूट्रल रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। ये नॉन लाइन्ड ये जो पॉलिसी है ना इंडिया की, दैट इज नॉट गोइंग टू लास्ट। वो और मल्टीलैटरलिज्म ये जो बोलते हैं ना, वो दैट इज बुलशिट। मतलब उसमें कोई चलने वाला नहीं है। वो नहीं चलेगी, वो तो अब वो टाइम है नहीं। तो वो इनको एक स्टांस लेना पड़ेगा। अब मिलिट्री एस्केलेशन की तो मतलब डायरेक्ट मिलिट्री एंगेजमेंट, देखो दिस इज गुड पॉइंट, यूज ऑफ एडवांस वेपनरी ये होने वाला है। ये तो है ही। तो मे बी न्यूक्लियर वॉर पे एंड ना हो, लेकिन न्यूक्लियर ना लेकिन जाए शायद, बट ये कि हाँ, वो होने मतलब वाला। ड्रोन्स और ड्रोन्स एआई हैं अब कैपेबिलिटीज जैसे वगैरह सब ना ये यूज होंगी। इसराइल के पास F-32 F-35 एयरक्राफ्ट अगर है, वो तो यूज यूएस तो करेगा। पूरा सब कुछ दे देगा इसराइल को। सब कुछ दे देगा, हाँ। तो ना, और ईरान ने भी कुछ कैपेबिलिटी अपनी खुद की बिल्ड कर रखी हाँ, है। उनके ड्रोन्स वगैरह काफी अच्छे हैं, उनके मिसाइल अच्छे। सिस्टम्स भी अच्छे हैं। तो एक बड़ा अजीब सिचुएशन होने वाली है। हम्म। देखो पर मतलब रीजनल स्पिल ओवर, अब यहाँ पे ना देखो, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हम बात कर चुके हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात कर चुके हैं। बट ये बेसिकली वो सेक्ट फ्रॉम रीजनल स्पिल ओवर की जो प्रॉब्लम है ना, ये जो है देखो, ह्यूमैनिटेरियन की क्राइसिस तो रहेगी, बट ये जो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम हो जाएगी ना, उसका एक्चुअली बहुत ज्यादा स्पिल ओवर हो जाएगा। हाँ, और एक वो साइबर का भी बहुत मेजर होने वो वाला है, तो क्योंकि मेजर होना है दोनों साइबर वो उसके तो हब खैर है। हैं। हाँ, हम्म। वो बहुत कंट्री को इम्पैक्ट करेगा, वो तो है। इंक्लूडिंग इंडिया। हम्म। तो वो होने ही होने वाला है। अब ग्लोबल पावर इन्वॉल्वमेंट, आई मीन वही है, वेस्ट वर्सेस वेस्ट वर्सेस लाइक वही होगा, ये वो बाकी होगा जो है अपना रोग स्टेट्स। रोक स्टेट। सो और इसमें एक चीज और टाई अप है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसमें रशिया का फ्यूचर भी डिसाइड होने वाला है, अगर ऐसा हो गया तो। रशिया इंडिया रिलेशनशिप विल आल्सो बी डिफाइंड बेसिकली। अगर रशिया रशिया इंडिया इज मोर क्लोजली, इंडिया रिलेशनशिप तो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, रशिया एज ए कंट्री उसका भी फ्यूचर डिफाइन होने वाला वो तो है ही उसका। अगर है, वो अगर ऐसा। अगर चाइना के साथ ज्यादा टाई अप करता है तो देन इंडिया उससे हाथ मोड़ लेगा। हाँ, और फिर वो ये हो सकता है कि मैं वेस्ट गैंग अप करके रशिया को और ब्रेक करने की खत्म कर दें, कोशिश। हाँ। हाँ, दैट इज वो भी हो पॉसिबल। सकता है। क्योंकि अलायंसेस तो बनने वाले हैं, इंटरनेशनल अलायंसेस जो है ना, वो पूरा हाँ, वैसे ही वेस्ट का काफी है, नाटो और ये सब जो है। तो गल्फ के साथ भी इनका मतलब अच्छा है। तो ये सब जो है, रशिया मतलब तुम जो भी बोल लो कि भाई इस समय यूएस इज डाउन या आउट या जो भी, अल्टीमेटली ओनली सुपर पावर राइट नाउ इज रशिया, यूएस। और यूएसए है, और क्या? चाइना चाइना और रशिया का मतलब वो है ना, कि तुम बोलते हो कि जैसे प्रॉब्लम वाला ज्यादा कैपेबिलिटी है कि प्रॉब्लम करने के लिए। जैसे यू वर सेइंग अबाउट रैट इफेक्ट ना, कि भाई राइट इफेक्ट है, ओके। जाके जाके कुतर के आ गए और देन कम बैक। वो नहीं है, मतलब दे कैन नॉट लीड, राइट, वो हाँ। चक्कर है। साइबर की बात कर ही रहे थे हम, पूरा ये सिचुएशन देखो ना, ये मैं कहता हूँ आज के जमाने का ये नया न्यूक्लियर वॉर है। अरे तुम ये देखो ना कि यू कैन एक्चुअली क्रिपल द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ऑफ अ कंट्री। तो अगर सबको आप, सब कुछ तुम मतलब तुम ईरान क्रिपल कर सकते हो ना। वालों, ईरान ने यूएस डिफेंस को ट्रिपल कट डाउन कर दिया था। वही तो। पता है ना, अप्रैल में हुआ था वो साइबर अटैक, तो पूरा उठा के रद्द कर दिया इन्होंने। अगर वो पूरा अब इसी पर निकल जाएंगे तो मतलब देन इट विल बी टू मच ना। अभी तो उनको थोड़ा बहुत फिर भी सैंक्शंस का डर है, बट जब वॉर में तो फिर कोई डर नहीं होता ना, फिर तो तुम कुछ भी करते हो कुछ नहीं जीत। होता, अभी वो आप तो डालोगे। अभी तुम देखो, एक वो जो उसमें आया था, वो माइक्रोसॉफ्ट वाला जो इशू आया था, हाँ, वो दैट, तो खैर वो नहीं था, वो तो प्रॉब्लम उसकी थी खैर। नहीं वो तो जो डिफेक्ट लीक हो गया था सिस्टम में, हाँ, उसका बट इफेक्ट मतलब नहीं दैट था। इज लाइक शोइंग द डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी, राइट, तो वर्ल्ड में अब कितनी डिपेंडेंसी है कि तुम अगर तुमने साइबर कुछ कर दिया तो पूरा मतलब सब शट डाउन हो जाएगा ना।
अब साइबर अटैक में अगर यही चीज घुस किसी चीज में कर दो हाँ, तो दैट्स वेरी गए। ट्रू एक्चुअली। डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल रिपरकशन, आइसोलेशन तो रहेगा ही ना, मतलब इनको सैंक्शंस वगैरह तो लगेंगे ही ईरान पे। सैंक्शन लगेंगे, एंड आई थिंक बियॉन्ड हम वी कैन मेजर। अगर ये हुआ तो बहुत कुछ अजीब हो जाएगा, मतलब आई पर डोंट ये थिंक भी सो। होगा कि एक्चुअली इसका असर जो है ना ईरान की पब्लिक पे भी पड़ेगा, क्योंकि देन दे कैन एक्चुअली रिबेल अगेंस्ट द खुमेनी गवर्नमेंट रेजिम। बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री हुआ करती थी ईरान, अरे बहुत कह ज्यादा, सकते अभी हो। ये एक्चुअली बहुत ही मुल्ला मुलानाओं के चक्कर में ना बहुत ज्यादा इस्लामिक रेडिकलाइजेशन में मतलब रेडिकलाइजेशन हो पूरा गया वहाँ पे। बहुत ये रीजन खराब हो गया। मतलब तुम आज की डेट में 21st सेंचुरी में बात करते हो कि तुम वुमेन आर नॉट कवर्ड, हिजाब नहीं पहन रहे हो, यार तुम किस दुनिया में रह रहे हो? मतलब हम्म, औरतों को डिसाइड करने दो ना कि उन्हें वो क्या करना है, तुम कौन होते हो यार? अजीब है मतलब। अब अब क्या रिलीजन बोले। शुड बी योर प्राइवेट मैटर ना, जैसे तुम घर से बाहर आते हो, यू शुड लीव रिलीजन इनसाइड योर होम एंड देन कम आउट। अब ये लोग जो है अपने स्लीव रिलीजन अपने स्लीव में लगा के चलते हैं, तो उससे प्रॉब्लम हो रही है ना। वो इशू है। लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर कंसिडरेशंस आल्सो। फ्यूचर के लिए बचेंगे तब। नहीं नहीं, जो भी मतलब है। आई मीन, हाँ डेफिनेटली इनहेंसिंग डिप्लोमेटिक चैनल्स, जो है मल्टीलैटरल नेगोशिएशन कुछ। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बहुत जरूरी है एक्चुअली, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लो है इस रीजन में। एक एक मतलब देखो, यूएन जो है ना, यूएन यूएन तो फेल हो को, चुका है यार एज अ सिस्टम। हाँ यूएन का रोल जो है, उसको यूएन को रिफॉर्म करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा। मतलब मेरा तो ये क्वेश्चन होता है कि सब रीजन में इतना कुछ चल रहा है, यूएन करता क्या है। कुछ नहीं, वो सब बकवास है एक्चुअली, करता भी नहीं कुछ। तो वो यूएन का रोल क्या है उसको डिफाइन करना। आई मीन, रिस्क मैनेजमेंट। अब देखो, इस तरह की सिचुएशन को रिस्क तो मैनेज तो तभी हो सकता है ना कि बायलैटरल टाइज हो, एक कोई सुपर बॉडी हो, जो वही भी बोल रहे थे यूएन, जो गवर्न कर सके, वो इस समय सबसे इनेबल्ड बड़ा हो, फेलियर वही है एक्चुअली एम्पावर्ड यूएन हो, का ना। टू हैंडल ऑल दीज हम्म। काइंड ऑफ सिचुएशन। तो ये तो तभी है। हो सकता है ये। ये तो है। तो तो जब ये एक्चुअली प्रॉब्लम आएगी तो दिस विल बी अ ह्यूज थिंग दैट वी हैव टू लाइक थिंक अबाउट कि कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। अभी जैसे तुम गाजा में तुम देखो, इजिप्ट की तरफ से खोलते हैं ना एड जाने के लिए छोटा सा। अगर ये पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी हो गई तो कैसे तुम भेजोगे तुम ह्यूमैनिटेरियन एड? देखो, रिफ्यूज को पहले तुम्हें एक न्यूट्रल लैंड पर लाके डालो। कौन लेके आएगा, कौन लेने चाहेगा? नहीं तो क्वेश्चन ये है कि न्यूट्रल लैंड बचेगी। कौन देगा न्यूट्रल लैंड? तो अब आपने दिया, मान लो कंट्री ए ने दिया न्यूट्रल लैंड, तो जो कंट्री देने को तैयार हुई न्यूट्रल लैंड, उस पर अटैक होना चालू हो जाएगा। आप दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, एंड वो बड़ी क्रूअल एंड डिफरेंट सिचुएशन हो जाएगी। तो आई डोंट नो ये रिफ्यूज सपोर्ट कैसे से होगा। ये बहुत मतलब मुश्किल है, प्रॉब्लम होने वाली है एक्चुअली। मुश्किल है। हम्म। तो ये गंदा हो जाएगा। पेरेंट बॉडी को एम्पावर्ड एंड एनेबल करने की जरूरत है। यूएन, जैसे यूएन एक टर्म दिया, तो यूएन को हटा के कोई दूसरी बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है। यूएन को एम्पावर करो, यूएन को इनेबल करो, और सारी कंट्रियां यूएन को एम्पावर करने में, एंड सबका होना चाहिए। एंड यूएन नीड टू एक्ट एज अ गवर्निंग वो बॉडी। बेसिकली डर नहीं है ना किसी का कि भाई अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को क्या होगा? कुछ भी उसको नहीं है। एम्पावर करने की जरूरत है। तो यूएन क्योंकि टूथलेस हो चुका है यूएन। हाँ, तो कुछ है तो नहीं, रूट कॉज कोल्ड। बेसिकली फाइंड करके उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है कि भाई क्या है बेसिकली रूट कॉज। तो वही है ना कि
दे डोंट रिकग्नाइज इसराइल्स एग्जिस्टेंस। तो प्रॉब्लम तो वही है। कास्ट तो रेडिकलाइजेशन है भाई। रेडिकलाइजेशन है, बट रेडिकलाइजेशन वही है ना कि भाई एग्जिस्टेंस नहीं एग्जिस्ट, वो इसराइल का एग्जिस्टेंस ही नहीं करना चाहते वो लोग रिकग्नाइज। हाँ, क्योंकि वो उनके उनके धर्म में ये लिखा है। अब लिखा तो जो भी है, पढ़ा तो किसने है, वो प्रॉब्लम तो है कि इंटरप्रिटेशन भी तो प्रॉब्लम होती है ना। धर्म कुछ बोलता है, ये लोग इंटरप्रेट कुछ करते हैं। तो वही प्रॉब्लम है, रेडिकलाइजेशन इज द प्रॉब्लम। रेडिकलाइजेशन को सप्रेस कर दो, पूरा दुनिया हैप्पी हो जाएगा। ये तो दुनिया बात क्या, सही है। ऊपर वाला भी हैप्पी हो जाएगा। तो, ये तो है ही। सारी कहानी वही है। वही है मतलब बेसिकली काफी तबाही तो मचेगी रीजन में। ये पूरा खित्ता जो है मतलब प्रॉब्लम के ढेर में बैठा हुआ है एक्चुअली, अभी बारूद के ढेर में बैठा है ये। एंड जरा सी चिंगारी चाहिए एंड इट विल बी लाइटिंग अप। तो वही है कि बहुत मैनेज करना चाहिए इसको, रेजोल्यूशन को ना ढंग से करना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट इसमें को। इसमें एक चीज और है प्रमेश, कि देखो क्या है कि अभी भी जो हम लोग इम्पैक्ट में हम जो डिस्कस कर रहे हैं, या पूरी दुनिया डिस्कस कर रही है, कोई एक्सपर्ट डिस्कस कर रहा है, वो सारे नोन रिस्क के इम्पैक्ट को हम डिस्कस करते हैं। हम्म। अभी अननोन देखो तो मान कोई लो ये बात ही नहीं कर रहा है, उसको तो कोई। हाँ, अभी अभी एक मान लो कुछ ऐसा वेपन हो, हम लोग को पता ही, राइट, वो इसमें ट्रिगर कर जाए तो क्या होगा, राइट। अरे अभी किसी ने ये मतलब है कि जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर ही कर दी तो क्या करोगे तुम। हाँ, अब चाइना तो इस समय ये वही तुम कोविड ने, बोलते हैं ना वो लोग, भाई कोविड ही उसने किया, तो अगर चाइना के पास कुछ कैपेबिलिटी है तो तुम फिर क्या करोगे तुम उससे। क्या करोगे। तो मतलब ये बड़ा अजीब सिचुएशन है, क्योंकि जब इस पे आता है तो आदमी को, किसी को कुछ भाई दो समझ में साल नहीं आता। तक पूरा वर्ल्ड जो है ठप हो गया था कोविड में। कोविड में तो अगर कुछ ऐसा आज कुछ तक हो भी गया तो। देखो, अजीब सिचुएशन है, मतलब कोई रिस्क नहीं है, लेकिन आदमियों की टेंडेंसी तो वर्क फ्रॉम होम, और आदमी ऑफिस जाने को तैयार नहीं। तो जितना वो एक 2 साल में आदमी की हैबिट बहुत चेंज हो गई है। इट्स इम्पैक्टिंग हेल्थ ऑल्सो, राइट, अरे घर बहुत बैठे बैठे ज्यादा मतलब मेंटल हेल्थ सबसे बड़ी चीज है यार, मतलब मेंटल हेल्थ जो है इस समय यूएस में देखो तुम, मतलब 10 में से 9 लोग मतलब इफेक्ट हो रहे हैं मेंटल हेल्थ में। इतना ज्यादा हो गया है। इट्स अ पेंडेमिक, वो नोबडी इज लाइक टॉकिंग अबाउट। अब इस तरह की वॉर सिचुएशन वगैरह हो जाएगी तो दुनिया ने क्या होगा, तो तो फिर अननोन का उस तो समय फिर मैं तुम ये देखो ना कि वॉर होगी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना ज्यादा होगा, फिर जॉब लॉसेस होंगे, लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे खाने के लिए, कैसे करेंगे लोग मैनेज। वो बहुत अजीब सिचुएशन होने वाली है। तो ये मतलब एक बहुत ही बॉइलिंग पॉइंट है एक्चुअली, वो जो है ना बहुत टाइम से जो है बॉयल हो रही है चीजें। और अभी जो है वो ये है कि इसराइल और इनका कॉन्फ्लिक्ट को रीजनल उसको करना बहुत जरूरी है कि रीजनल में ही रहे ना। देखो कैसे होता है अभी, इसका भी मुझे लगता है कि 2-3 वीक्स में कुछ हियर एंड देयर होने वाला है। हाँ मतलब नेक्स्ट एकदम एक sure। दो हफ्ते में मतलब आई थिंक पता चल ही जाएगा कि ईरान क्या कर रहा है। क्योंकि इस्माइल हनिया को मारा है जो ना इसने, इसराइल ने, उसके बाद जो है आई थिंक बहुत हिल गया है ये ईरान। तो कुछ ना कुछ तो करेगा, मुझे लगता है। बाय द टाइम कुछ करेगा तब तक किसी और को भी इजराइल मार देगा, देख लेना। बैठने वाला हाँ थोड़ी ना है। इसराइल तो बैठने वाला थोड़ी है वो। तो वो भी है। तो चलो, लेट्स सी, लेट्स प्रे ठीक। फॉर द बेस्ट। वही चलो देखते हैं हाँ। क्या रहता है आगे। हाँ, चलो जी।